एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। दिस इज अफार फ्रॉम रोड टू डिफेंस और आज हम पढ़ेंगे हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमारा अगला टॉपिक जो कि है बोर्स मॉडल। ओके, और इसमें हम बात करेंगे बोर साहब ने जो पोस्टुलेट दिया है उनके बारे में, उनके मॉडल के बारे में डेफिनेटली, और उनके ड्रॉबैक्स के बारे में। लाइक बोर मॉडल में भी कमी आ गई थी बाद में, उप्स स्पॉइलर दे दिया क्या। ओके, सो एनीवेज लेट्स गो। क्या हुआ था कि जब रदरफोर्ड साहब का भी मॉडल हो गया था फेल, ठीक है, तो उनका मॉडल फेल होने के बाद हीरो बन गया है हमारे बोर साहब। उन्होंने बोला अब मैं बताऊंगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है, एक्चुअली में एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं बताऊंगा सब वर्चो साइड में। ओके, फिर उन्होंने बोला कि लेकिन एक मिनट, मेरा जो स्ट्रक्चर है ना एटम का, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए तुम्हें मेरी कुछ बात को मानना पड़ेगा। तो लोगों ने बोला अच्छा ठीक है, ऐसी क्या है तुम्हारी बात जिसे हमें मानना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि मेरे 3 पोस्टुलेट्स हैं और तुम्हें वो तीनों मानने पड़ेंगे ना। व्हाट इज अ पोस्टुलेट? पोस्टुलेट इज अ फैक्ट या फिर एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि हमें पहले से ही ट्रू उसे मानना पड़ता है अगर हमें किसी चीज को रीजन करना होगा तो उन्होंने बोला कि ये पूरा समझने के लिए मैं कुछ तुम्हें फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ स्टेटमेंट्स दूंगा और तुम्हें ट्रू मानना होगा। तो लोगों ने बोला अच्छा ठीक है, बताओ तब क्या है तुम्हारे पोस्टुलेट्स। उन्होंने बोला पोस्टुलेट नंबर 1 वो है कि एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। अंग्रेजी बहुत होगी, अंग्रेज नहीं है, ठीक है, तो हिंदी में समझते क्या होता है, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता है। कैसे ऑर्बिट्स में घूमता है? सर्कुलर ऑर्बिट्स में। अब इसको थोड़ा सा और ना अच्छे से डिटेल में समझते हैं। देखो ये है तुम्हारा जो मैंने बहुत गंदा से बनाया है। ओके, सो वेल ये गोल सा होता है। मेरे से परफेक्ट गोल कौन लोग हैं भाई वो जिनसे परफेक्ट गोल बन जाते हैं? मतलब कैसे आते हो तुम लोग? कहाँ से? ये भी फिर गंदा से अच्छी कोई बात नहीं, काम चला लो। तो ये तुम्हारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इतना हमें अभी तक किसने बता दिया है? रदरफोर्ड भाई साहब ने बता दिया है कि न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड साहब ने किसका मतलब खोज की थी? रदरफोर्ड साहब ने खोज की थी हमारे प्रोटॉन्स की और साथ ही में न्यूक्लियस की, 2 चीज की खोज की थी। उन्होंने बोला सेंटर में कोई चीज उसी को नाम दिया तो उन्होंने न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसमें है? न्यूक्लियस में है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रीजन। इसको जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर रीजन कहेंगे, डेफिनेटली न्यूक्लियर रीजन ऑफ एन एटम। इसके बाहर वाला जितना पार्ट होता है न्यूक्लियस के बाहर वाला, ये पूरा का पूरा पार्ट, जब मैं हाथ फेर रही हूँ, ये पूरा का पूरा पार्ट, इसमें क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियस के बाहर का रीजन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। उन्होंने बोला इसके चारों तरफ है ऐसे गोल गोल, जो मेरा गोल बन नहीं रहा है, गोल गोल रानी कितना कितना पानी, हाँ गोल गोल सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। तो ऐसे करके उन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट्स बनाया। बोला कि देखो ये ठीक है, क्या क्यों ऐसा नहीं बनता भाई, क्या दिक्कत है मेरे हाथों में? तो उन्होंने बोला ऐसे देखो गोल गोल ना उसमें सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। तो लोगों ने बोला अच्छा ठीक है, और फिर उन्होंने बोला इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और उन्होंने कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता है तो वो अपनी एनर्जी नहीं लूज करता है ना, वो अपनी एनर्जी नहीं लूज करेगा। तो लोगों ने बोला अच्छा ठीक है, वो अपनी एनर्जी नहीं लूज करेगा, ठीक है हम समझिए। फिर उन लोगों ने बोला अच्छा ठीक है, इतना तो हो गया, बहुत बोल दिया, तो दूसरा वाला बताओ, दूसरा क्या तुम्हारी बात थी जो मैं मानना है, दूसरा पोस्टुलेट बताओ। तो उन्होंने बोला कि एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मूवमेंट, हाँ ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। ऊपर से गया है ना। ओके ओके, देखो क्वांटाइज का मतलब पहले समझते हैं, इसे थोड़ा सा चार्ज के टर्म में समझते हैं, क्योंकि क्वांटाइजेशन वाली चीज पहले हम लोग सबसे पहले वही पढ़ते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स से आता है, ये क्या होता है, क्या कहते हैं, सब फिजिक्स का है और केमिस्ट्री का भी है, उसे मतलब नहीं है। क्वांटाइज का सिंपल मतलब ये होता है कि एक कोई सबसे छोटी यूनिट होगी, उसे हम कहते हैं क्वांटम। ओके, और उसी के मल्टीपल में चीजें एग्जिस्ट करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चार्ज का क्वांटम क्या है? एक चार्ज का सबसे छोटी वैल्यू चार्ज की क्या है? जो कि एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? सब पीछे बढ़ा चुकी है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये तुम्हारा सबसे छोटा वैल्यू है ऑफ चार्ज। इससे छोटा तुम्हें कोई चार्ज नहीं मिलेगा, इससे छोटा तुम्हें कोई चार्ज नहीं मिलेगा। अगर वो मिल रहा है तो मतलब वो गलत है, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। ये सबसे छोटा वैल्यू है चार्ज का, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं, क्वांटा, ठीक है, ये कहते हैं। ओके, तो ये कहते हैं अब अगर दुनिया में कहीं पे भी चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इससे बड़ा ही करेगा, डेफिनेटली है, तो इसके जितना करेगा। और वो ऐसा नहीं कि इसके फ्रैक्शन में कर जाए, लाइक 3/2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाए, ना, ये हमेशा n × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम में एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे n एक इंटीजर होता है। यानी ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा, या फिर 2 ×
1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होगा, 3 इंटू 4 इंटू ऐसे करके होगा। कभी ऐसे नहीं कि 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम का तुम्हें कहीं चार्ज मिल जाए, ये गलत होगा। कभी वो फ्रैक्शन में नहीं इंटीजर में रहेगा। तो ये जो फ्रैक्शन में नहीं इंटीजर में एग्जिस्ट कर रहा है क्वांटा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और वैसे ही वो एग्जिस्ट कर सकता है। इसका ये मतलब है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, वो फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसका एक क्वांटा होगा और क्वांटा के फ्रैक्शन में वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके इंटीजर्स में एग्जिस्ट करेगा। सिंपल मीनिंग यही होता है क्वांटाइज्ड होने का। तो सिमिलरली उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इनका अपना एंगुलर मोमेंटम होगा। नाउ काफी लोग को एंगुलर मोमेंटम का मतलब नहीं पता है। एंगुलर मोमेंटम का खाली इतना ही मतलब है कि तुमने मोमेंटम पढ़ा होगा 9th में, वो भी नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। मोमेंटम क्या होता है, P = mv, मास उसकी वेलोसिटी, इसी को मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारा मोमेंटम बन जाता है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम जनरल फॉर्म में कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। मतलब अगर कोई बॉडी सीधे सीधे चल रही है, सीधे सीधे एकदम चल रही है, तो उसका जो मोमेंटम होगा यानी मास इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, लीनियर मोमेंटम कहलाएगा। अब वही अगर मान लो कोई बॉडी घूमने लगे, रोटेट करने लगे, तो रोटेट करने के लिए एक नया टर्म आ जाता है, उसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। और इस एंगुलर मोमेंटम की स्पेलिंग ये है, अच्छा लिखा तो है मैंने, नहीं लिखा बहुत से। एंगुलर मोमेंटम होता है तुम्हारा mvr के बराबर, ठीक है। ये तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम होता है mvr के बराबर। और ये कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जो कि तुम्हारा गोल गोल घूम रहा है, तो उसके मोमेंटम को डिफाइन करने के लिए ये टर्म आता है एंगुलर मोमेंटम। अभी थोड़ा सा इससे जिस्ट दिया है मैंने इस चीज को समझाने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, तो उसका कौन सा मोमेंटम डिफाइन होगा, एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होगा ना। वो कह रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होता है। ओके, वो क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। यानी कि ये हमेशा एक इसका क्वांटा होगा। क्वांटा क्या है, यानी क्वांटा मतलब एक सबसे छोटी वैल्यू होगी एंगुलर मोमेंटम की। वो क्या है तुम्हारा, इसमें एंगुलर मोमेंटम में क्वांटा ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है उसका क्वांटा है तुम्हारा h/2π। व्हाट इज दिस h? What is this h? This h is your Planck's constant. h is your Planck's constant. Planck's constant h की वैल्यू होती है 6.626 into 10 की पावर -34 जूल्स। ओके, 6.626 into 10 पावर -34 जूल्स, ये तुम्हारी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू बस इतनी है, ठीक है। तो इसकी जगह तुम्हें ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है, ये वैल्यू डाल दो। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमेशा ऐसे ही घूमेगा, घूमता रहेगा अपने ऑर्बिट में, और इसका एंगुलर मोमेंटम सबसे छोटे वाले का, सबसे छोटा कम सबसे कम एंगुलर मोमेंटम होगा h/2π। नाउ व्हाट इट इज सेइंग, द सेकंड पोस्टुलेट इज सेइंग कि या तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, या फिर ये इस फॉर्म में घूमेगा। बेसिकली वो इस फॉर्म में घूमेगा, ये होता है इसका एंगुलर मोमेंटम। एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो nh/2π होगा। व्हाट इज दिस n? दिस n इज अगेन योर इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम h/2π होगा, 2h/2π होगा, 3h/2π होगा, लेकिन 3h/2π होगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि 3/2 into h/2π, तो दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। 3/2 into 2h/2π, दैट इज नॉट करेक्ट। 1.5 h/2π, दैट इज नॉट करेक्ट। 1.7 h/2π, दैट इज नॉट करेक्ट। आपका फ्रैक्शन में, डेसिमल में वैल्यू वो नहीं लेगा, आपका हमेशा वो n की वैल्यू एक इंटीजर है, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, एक इंटीजर है, और इससे वो कहते हैं कि ये क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब होता है क्वांटाइज्ड होना। समझ आया कि मैंने बहुत ज्यादा गंदा बता दिया शायद। सिंपल समझो भाई, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल फॉर्म, ठीक है। वो तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन के लिए मिनिमम वैल्यू क्या है, h/2π है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन कैसे मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, nh/2π होगा, वेर n इज योर इंटीजर। इसको याद रखो, दैट्स इट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब हमारे बोर बाबा ने क्या कहा, हमारे बोर बाबा ने कहा कि यार एक इलेक्ट्रॉन जो है, मान लो मैं स्ट्रेट लाइन से, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं इनको मैं स्ट्रेट लाइन से दिखा रही हूँ, जुम 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 जुम। इतने लाइन की जरूरत नहीं थी, पता नहीं क्यों बना दी। एनीवेज, मान लो कि
कि ये तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे ऑर्बिट्स हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके, है ना। ये चीज तो बतानी भूल गई, वेरी गुड। क्या कि इसी को तुम के एल एम एन पढ़ते हो ना, जो ये के है, ये एल है, इसके बाद आएगा एम शेल, ठीक है, फिर आएगा ऑर्बिट बेसिकली, ठीक है, के एल एम एन, ऐसे को हम 1 2 3 4 ऐसे करके पढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा के है, के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट, एन ऑर्बिट, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, समझिए ऐसे करके। और यही फिर इसको नंबर से कह दो कि 1 फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, बस सिंपल इतनी ही चीज थी इसमें। तो मान लो ये तुम्हारा फर्स्ट है ऑर्बिट, ये तुम्हारा सेकंड है, ये तुम्हारा थर्ड है, ओके, ये तुम्हारा फोर्थ है। तो अब उन्होंने ये कहा कि अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है किसी भी ऑर्बिट में, लेट्स से सेकंड ऑर्बिट घूम रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा थर्ड में भी जा सकता है, फर्स्ट में भी जा सकता है, फोर्थ में भी जा सकता है, किसी भी ऑर्बिट में जा सकता है, किसी भी ऑर्बिट में वो जंप मार सकता है। एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स एनर्जी लेवल टू अनदर स्टेबल एनर्जी लेवल, यानी कि वो अपने स्टेबल एनर्जी लेवल विच इज अभी उसका सेकंड वाला से वो फर्स्ट में भी जा सकते हैं, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, सेवंथ में भी, एट में भी, किसी में भी वो जा सकता है, ठीक है। और ये जाएगा कैसे, मतलब बस मेरा मन किया, इलेक्ट्रॉन का मन किया यार सेकंड में बोर हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है, चलो फिफ्थ में चल के देखते हैं क्या हाल है वहां पे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करता इलेक्ट्रॉन। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब भी अपना कुछ ट्रांजिशन कर रहा होता है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा होता है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा रहा होता है, तो या तो फिर वो एनर्जी रिलीज करता है या एनर्जी गेन करता है, एनर्जी रिलीज करके या फिर एनर्जी गेन करके वो अपना ट्रांजिशन कर सकता है, जंप मार सकता है। ये एनर्जी कैसे रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रही है समझ नहीं आ रहा है। एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, फोटोन के फॉर्म में वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है या फिर गेन करता है। व्हाट इज फोटोन, फोटोन नाम सुना है, माय गॉड फोटोन, क्या वो लाइट वाला फोटोन, हाँ वही वो लाइट वाला फोटोन, लाइट जिससे बनती है, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स। फोटोन क्या होता है, एनर्जी कैरियर, ठीक है, एनर्जी कैरियर होता है फोटोन, दैट्स इट, उसका कुछ नहीं होता, मतलब फोटोन इज नथिंग बट जिससे लाइट बनती है एंड इट इज एन एनर्जी कैरियर। तो ये भी क्या करता है, फोटोन से रिलीज करके या फोटोन गेन करके ये जम मार देता है। नाउ द पॉइंट इज किस टाइम पे वो रिलीज करेगा और किस टाइम पे वो गेन करेगा, ये क्या मतलब उसको मन कर रहा है तो कुछ भी कर लेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। देखो अगर वो हाई स्टेट में और लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है, तुम खुद अंदाजा मारो, मेरे पास पहले ज्यादा एनर्जी थी, फिर अब मेरे पास कम एनर्जी है, तो मैं वो एनर्जी बची जो डिफरेंस है उसका मैं दूंगी ना, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले मान लो 30 जूल था, फिर मैं अब 10 जूल पे जा रही, तो वो 20 जूल कहाँ गया, वो मैं तो दे दूंगी ना किसी को, मुझे जरूरत है, मुझे 10 वाले पे जाना है तो तुम 20 वाला ले लो। तो सिमिलरली ये क्या करता है, ये क्या करेगा, जुम करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या करेगा कि ये फोटोन दे देगा, रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा ना। वो एनर्जी कितनी रिलीज करता है, वो एनर्जी इतनी रिलीज करता है कि इसके फर्स्ट वाले एनर्जी और दूसरे वाले एनर्जी के बीच में जितना गैप है डेल्टा ई, यानी कि E2 माइनस E1 यानी डेल्टा ई, ये जो इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप है, इसी एनर्जी को वो रिलीज करेगा, ठीक है। क्या होता है, मान लो कि ये तुम्हारा अगेन लेट्स से कि ये 30 जूल पे है, इतना ज्यादा एनर्जी पे होता नहीं है, इतने जूल्स में तो बहुत बड़ी बातें होंगी, वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। तो मान लो कि 30 जूल पे है और ये 10 जूल पे है, ठीक है, तो वो एनर्जी कितनी रिलीज करके यहाँ पे आएगा, वो 20 जूल की एनर्जी देके आएगा, इनका जो एनर्जी गैप है उतना देके आएगा, ठीक है। अच्छा इतना समझ आ गया। नाउ लेट्स से कि पहले इस कचरे को हटाते हैं जो हमने किया हुआ है। नाउ लेट्स से ये तुम्हारा सेकंड है, तुम्हारा थर्ड है, ये तुम्हारा फर्स्ट है ना। नाउ लेट्स से कि अब उसको ऊपर जाना है, अब वो फर्स्ट वाले से बोर हो गया है, सेकंड पे भी बोर हो गया, अब बोल रहा है मुझे थर्ड पे लेके चलो, तो थर्ड पे कैसे जाएगा, जुम पहुंच गया थर्ड पे ना। अब क्या करेगा, इसके पास पहले 30 थी और मान लो कि थर्ड पे तुम्हारा 40 जूल का है, तो अब उसको 10 जूल एक्सेप्ट करना होगा, 10 जूल उसको लेना पड़ेगा ना, 10 जूल उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा एनर्जी। तो ये क्या करता है, लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाने के लिए ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लोअर स्टेट से हायर स्टेट पे जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कितनी एनर्जी होगी, अगेन इनका जो एनर्जी का गैप है उतनी ही एनर्जी का ये एब्जॉर्ब करेगा, उतनी एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, नाइस।
अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि अपने बगल बगल वाले में करेगा। मान लो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन वाली, ये यहाँ से फोर्थ पे भी जा सकता था। ओके, यहाँ से फोर्थ पे भी जा सकता था। ये क्या करेगा, लोअर से हायर पे जा रहा है, 2 से 4 पे जा रहा है, तो अगेन क्या करेगा, लोअर से हायर पे जा रहा है तो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। कितनी करेगा, इनका एनर्जी डिफरेंस, फोर्थ वाले पे जो एनर्जी है और सेकेंड वाले पे जो एनर्जी है, इनका डिफरेंस, इसका ये क्या करेगा, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। जैसे मुझे अभी पता चला, लाइक ओके आई गेट इट, कि फर्स्ट हाफ में माइक जो है कनेक्ट नहीं हुआ था प्रॉपर्ली, इसलिए मेरी आवाज़ काफ़ी गंदी आ रही है उसमें, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना यार, बिकॉज वो मेरे लिए होता लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब सीरियसली आधे घंटे की वीडियो बनाने में इट टेक्स 1 आवर और मोर दैन दैट, क्योंकि पूरा लिखना, फिर पूरा पहले तो पूरी प्लानिंग करनी होती है। एनीवेज उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, जस्ट आई वांट टू से कि एडजस्ट कर लेना। ओके, थैंक यू एंड आई एम सॉरी अगेन। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो मैं इतने देर से बोल रही हूँ कि एनर्जी 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 एनर्जी, यहाँ से जाएंगे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, रिलीज होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। अरे भाई, एनर्जी का कोई फॉर्मूला तो दो, कि ऐसे ही मतलब बस हम मान लें कि हाँ होती है, कुछ तो अब मैथमेटिकली भी बताओ कि सब हवा में बातें हो रही हैं। तो एनर्जी के मैंने यहाँ पे 2 फॉर्मूले लिखे हैं और एक डेल्टा ई का लिखा है। क्या है बता रही हूँ। पहला है एनर्जी इज इक्वल टू NHc बाय लैम्डा, इसी को हम कहते हैं NH न्यू। ना व्हाट इज NHc एंड लैम्डा। N इज योर, देखो पहले H पे बात करते हैं। H क्या तुम्हारा कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी ऑलरेडी। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रुको सब लिख ही देते हैं। H है तुम्हारा 6.626 × 10⁻34। ओके, एंड इट इज इन लाइक जूल्स में, जूल्स के लिए ये वैल्यू होती है। ठीक है, अगर तुम्हें एनर्जी जूल्स में कैलकुलेट करनी है तो H की ये वैल्यू डालो। C इज योर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, लैम्डा क्या तुम्हारा, लैम्डा वेरी करेगा, ये होती है तुम्हारी वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ, जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ। फोटोन कैसा फोटोन, कौन सा फोटोन, अरे भाई जब एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी तो वो फोटोन के टर्म्स में होगी ना। वो जो फोटोन है उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होता है। एक मिनट मैम, फोटोन तो पार्टिकल था ना, उसकी वेवलेंथ कहाँ से आई, वेवलेंथ तो वेव्स की होती है, क्या बोल रही है। अरे भाई फोटोन जो है 2 नेचर दिखाता है, एक पार्टिकल का एक वेव का। ठीक है, दोनों नेचर दिखाता है। फोटोन हैज डुअल नेचर, एक पार्टिकल का एक वेव का। तो जब वो वेव का नेचर दिखाएगा, जो इस केस में दिखा रहा है, तो उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, वही वेवलेंथ तुम्हारी लैम्डा, यहाँ पे उसको हम लिख रहे हैं, और वही तुम्हारी इस एनर्जी में आती है। ठीक है, नाउ न्यू जो होता है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ लिखने की जगह है शायद। न्यू तुम्हारी क्या है, फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी, अगेन भाई साहब जो वेव है उसी की फ्रीक्वेंसी। वेव कौन सी वेव, फोटोन की वेव। न्यू तुम्हारा बेसिकली, अगर तुम ऐसे भी फिजिक्स हल्का फुल्का पढ़े हो या नहीं भी पढ़े हो तो मैं बता दे रही हूँ कि न्यू तुम्हारा उसकी वैल्यू होती है v बाय लैम्डा के बराबर। लेकिन यहाँ पे हम जो वेलोसिटी है वो c है तो इसलिए हम c लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यू किसके बराबर होता है, c बाय लैम्डा के, इसलिए हम c बाय लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं, न्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, न्यू लिख सकते हैं। बहुत सही, सही जा रहे हो। अच्छा ना, व्हाट इज दिस n इज नथिंग बट योर, कि कैसे समझाऊं, लाइक जैसे हम क्वांटाइज कर रहे थे ना, तो तुम्हारी एक फोटोन की जो एनर्जी है वो Hc बाय लैम्डा है। लेकिन जब हम उसको मतलब काफ़ी सारे रहेंगे, डिफरेंट पैकेट्स में जाएंगे, तो जितना नंबर ऑफ फोटोन जाएगा वो तुम्हारा n है यहाँ पे, वही तुम्हारा क्या है, n है यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी कराऊंगी, तो अभी अगर नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, वो तुम्हें देख के तब समझ आ जाएगा। दूसरा बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसे मैं थोड़ा सा और कायदे से लिख दे रही हूँ। रुक जाओ, अरे छीची रुक जाओ। -13.6 ठीक है, देखो दूसरा क्या फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है कि एनर्जी तुम्हारा -13.6 × Z² के बराबर होती है। ये Z और N क्या है, N क्या यही वाला है, नहीं, ये अलग है ना, गंदी बात, ये सब बातें हम नहीं करेंगे। ये N और ये N अलग अलग है, समझ गए, ये N और ये N अलग अलग है। यहाँ लिख ही दे रही हूँ, N इज योर नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो -13.6, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। Z क्या तुम्हारा एटॉमिक नंबर है, Z क्या है यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे Z है तुम्हारा एटॉमिक नंबर। ओ माय गॉड, एटॉमिक नंबर ये क्या होता है, कोई भी एक एटम, उसमें जितना भी प्रोटॉन होता है, जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। हाइड्रोजन के पास कितना प्रोटॉन होता है, 1, तो उसका एटॉमिक नंबर 1। हीलियम के पास कितना होता है, 2, तो उसका एटॉमिक नंबर 2। ठीक है, ऐसे ही करके लिथियम के पास 3, तो उसका एटॉमिक नंबर 3। समझ गए, ऐसे ही करके जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, जो आपको 1 से लेकर 30 तक मिनिमम याद रहना ही चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट N, यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा शेल है भाई, शेल नहीं, यहाँ पे अभी ऑर्बिट ही बोलते हैं इसको।
ठीक है, ये तुम्हारा ऑर्बिट है कि कौन से ऑर्बिट में है या कौन से स्टेट में है, कौन से एनर्जी स्टेट में है। ये तुम्हारा n क्या है, ऑर्बिट या फिर एनर्जी स्टेट, दोनों सेम ही चीज़ है। जैसे कि ये फर्स्ट वाले में है तो यहाँ पे n की वैल्यू 1, सेकेंड वाले में तो n की वैल्यू 2, थर्ड वाले में तो n की वैल्यू 3। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि तुम मुझे बताओ, जैसे ये नीचे वाले क्वेश्चन में आओ, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है, ठीक है, ओ मैंने ग्राउंड स्टेट यूज कर दिया वर्ड, कोई बात नहीं, इसी से समझा दे रहे ना व्हाट इज ग्राउंड स्टेट। पहले तो इसी पे आते हैं, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। ग्राउंड स्टेट तुम्हारा जो सबसे लोएस्ट स्टेट है, जो कि तुम्हारा 1 होता है, वही तुम्हारा क्या होता है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कुछ नहीं बल्कि क्या है, फर्स्ट स्टेट, पहला ऑर्बिट। ग्राउंड स्टेट तुम्हारा क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जितने भी आए उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट। क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। अच्छा, इसके ऊपर जो आया उसे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। ये ग्राउंड स्टेट हो गया, इसके ऊपर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, यानी तुम्हारा एक्चुअल जो ऑर्बिट है उससे एक कम तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट रहेगा। यानी सेकंड वाला उसको तुम कौन सा एक्साइटेड स्टेट रहेगा, वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रहेगा। थर्ड वाला कौन सा एक्साइटेड स्टेट रहेगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट रहेगा। फोर्थ वाला कौन सा एक्साइटेड स्टेट रहेगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट रहेगा। समझ आ रहा है, टर्मिनोलॉजीज है खाली, और कुछ नहीं है, खाली कुछ टर्म्स है, ठीक है। तो इसके ऊपर वाले क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। क्या ये चीज़ तुम लोगों ने अपनी नोट्स कॉपी में लिखी, हाँ या ना लिखना होता है, ना मत बोलना, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ग्राउंड स्टेट यानी कि फर्स्ट स्टेट, कुछ नहीं बल्कि फर्स्ट स्टेट। मैं क्यों कलर नहीं चेंज कर रही हूँ, मुझे क्या क्या हो गया है कि मैं कलर नहीं चेंज कर रही हूँ, सारी चीज़ मैं ब्लैक से ही लेके जा रही हूँ, ये कौन सी बात हुई भाई। एनीवेज चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि n की वैल्यू कितनी है भाई, 1 है। हाइड्रोजन दिया हुआ है कि हाइड्रोजन का पता करना है, तो हमें क्या पता चल गया कि z की वैल्यू यानी एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, यानी z की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसमें डालो सेकंड वाले में, हमें क्या पता चल जाएगा कि E इज इक्वल टू, अरे छिछी कितना गंदा लिख रही हूँ, रुक जाओ, हाँ तो हमें पता चल जाएगा कि E इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है। वैल्यू डालेंगे तो -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही आता है, और n का स्क्वायर जो कि 1 ही आता है, तो ये हो जाएगा -13.6। नाउ कौन सी यूनिट, मतलब क्या हम जूल्स में कैलकुलेट किए हैं, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अनदर क्वांटिटी जिसमें कि हम क्या करते हैं, एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। ये एक दूसरी यूनिट होती है, सॉरी, ये एक दूसरी यूनिट है। जैसे जूल्स एक यूनिट है एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, वैसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट है एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। समझ आया या नहीं आया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए है, ये फॉर्मूला तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए है, जबकि ये फॉर्मूला तुम्हारा जूल्स के निकालने के लिए या जो भी तुम्हें निकालना है उसमें तुम वैल्यू डाल दो तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ओके, तुम्हें अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल्स में कन्वर्ट करना है, रुको इसके बाद बताऊंगी, अभी यहाँ बहुत हौच पौच हो गया है। हाँ, अब क्या करें, थोड़ा सा इरेज करें क्या, सही में बहुत ज़्यादा गंदगी मचा दी है मैंने, थोड़ा सा इरेज करते हैं, मुझे अगली चीज़ जो समझानी है उसके लिए। चलो अब वापस से जो हम डायग्राम डिस्कस कर रहे थे उस पर आते हैं। ये वाला डायग्राम, हमारा प्यारा सा डायग्राम, इसमें क्या है देखो। अब चलो, अब मान लो कि हमने बात की कि ये ऊपर जा रहा है तो कुछ एनर्जी होगी, ये देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, जो भी जैसे भी देख के कैसे पता करेंगे कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी या कितनी एनर्जी लेनी पड़ेगी, ये चीज़ हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हमारा जो है तीसरा वाला फॉर्मूला है कि जितनी भी एनर्जी देनी होगी या जितनी भी एनर्जी लेनी होगी उसके लिए ये है डेल्टा ई इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर। अगेन जेड क्या है तुम्हारा एटॉमिक नंबर, इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 स्क्वायर जहाँ से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, n2 स्क्वायर जहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन। समझ आया, फर्स्ट वाले से निकल के थर्ड वाले पे जा रहा है तो n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 3। फर्स्ट वाले से निकल के सेकंड वाले पे जा रहा है तो n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 2। सेकंड वाले से निकल के फोर्थ वाले पे जा रहा है तो n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 4। फोर्थ वाले से निकल के थर्ड वाले पे आ रहा है तो n1 की वैल्यू 4, n2 की वैल्यू 3। एक क्वेश्चन दूं, अगर मान लो कि तुम्हारा, लिख देते हैं पूरी लैंग्वेज में प्रॉपर। क्वेश्चन है कि एटम में हाइड्रोजन, ठीक है, माइक का दार ऐसा है ना, मुझे घूम घूम के काम करना पड़ता है। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा ई फॉर हाइड्रोजन इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट यानी कि n की वैल्यू 1,
ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि सबसे पहला एक्साइटेड कौन होता है? 1 के ऊपर, उसके बाद सारे एक्साइटेड स्टेट आते हैं, तो 1 के ऊपर सबसे पहला कौन आएगा? 2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या हुआ? 3, 4, ऐसे कर करके समझ गए तुम क्या बोल रही हूँ मैं? एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कैलकुलेट डेल्टा ई फॉर हाइड्रोजन इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो हमें दिया हुआ है n1 की वैल्यू 1, ओके, n2 की वैल्यू 2, हाइड्रोजन है यानी Z की वैल्यू 1। फॉर्मूले में रखो, आंसर निकालो, तो हमें मिल जाएगा डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी -13.6, Z स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो वो होता है 1 इंटू 1/n1 स्क्वायर यानी n1 क्या है? 1 है, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। रखो वैल्यूज, डालो, 4 आएगा, 4 इधर, 3/4, सॉरी खाना नहीं था, हाँ, 12, 1 कैरी ओवर, 9, 1, 10, -10.2 इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है। डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आ गई? -10.2, यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर। ये क्या होगा तुम्हारा आंसर? समझ आ गया कि नहीं आया? अच्छा ठीक है, तो अब मुझे थोड़े से और क्वेश्चंस लिखने हैं, अच्छे मैं ढूंढ के लेके आ रही हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसके लिए मुझे पॉज करने दो। सबसे गंदी किस्मत लेके ना मैं हूँ, मतलब मैंने पूरा ये पता है वीडियो बना ली है, ये मैं दूसरी बार बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ तो मतलब कॉन्ट्रास्ट का और फोकस का मतलब लफड़ा हो गया था, जिसकी वजह से जो मैंने लिखा वो दिख ही नहीं रहा था बोर्ड पे। एनीवेज चलो पढ़ते हैं अब। क्या? पहले मैं देख लूँ, रुको। हाँ चलो पढ़ते हैं अब। क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल की मैंने बात की थी, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? सिंपल है, कैसे निकालते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ नहीं बल्कि 1 जूल मल्टीप्लाइड बाय 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो हमने क्या किया? हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल, तुम्हें इतना याद रखना है क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स, ठीक है, इतना याद रखना है तुम्हें। अच्छा, अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो हमने डिसाइड किया था कि हम करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी कर दिया था। एनीवेज, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम पॉजिटिव। अब लोग डर गए, अब लोग मतलब एकदम परेशान हो गए कि हाइड्रोजन का बता रही थी, अभी हीलियम पॉजिटिव चार्ज वार्ज कहाँ से आ गया, ये सब तो बता ही नहीं है कुछ, है ना, ऐसा लोगों को लग रहा होगा। तो खैर कुछ डरने की बात नहीं है। क्या होता है इसमें? हीलियम, या तुम्हें बस देखो क्या करना है, एनर्जी का तुम फॉर्मूला लिखो -13.6 इंटू Z²/n²। हमें क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए जिसकी वजह से हम ई निकालें? 13.6 तुम्हें पता ही है। Z एटॉमिक नंबर पता करना है, और क्या पता करना है? उस कौन से स्टेट में उसका ऑर्बिट का नंबर पता करना है, ठीक है। तो Z कहाँ से निकालेंगे? हीलियम पॉजिटिव दिया है, इसका कैसे निकलेगा? अरे कुछ नहीं भाई, हीलियम दिया है ना, तुम खाली अंधा ये देखो कि तुम्हें कौन सा एटम दिया है, कोई भी चार्ज हो, लाइक लिथियम पे लिथियम 2 पॉजिटिव तुमको देगा, ठीक है, और हीलियम के लिए हीलियम पॉजिटिव देगा, हाइड्रोजन अकेला देगा, कुछ नहीं, तुम्हें खाली देखना है कि कौन सा एटम है, उसका एटॉमिक नंबर ही Z की वैल्यू होगी। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई? 2, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें खाली देखना है कौन सा एटम है, उसकी एटॉमिक नंबर ही Z हो गया, ठीक है, सिंपल। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, बस लिख दो, सिंपल। यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 1, वैल्यू रखो, n की वैल्यू 1, Z की वैल्यू 2। एनर्जी की तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या ना, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क, एंड इसमें करना क्या है? कैलकुलेट एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ओके, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम 2 पॉजिटिव, मतलब हीलियम पॉजिटिव और तीसरा लिथियम 2 पॉजिटिव। मतलब समझ नहीं आया। मतलब ये कि पहले तुम हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट निकालो, फिर हीलियम के लिए भी ये चारों चीज़ निकालो, फिर लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए भी ये चारों चीज़ निकालो। यानी मैंने एक सवाल में तुम्हें टोटल 12 सवाल दे दिए हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी, बस तुम्हारी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होगी, तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अच्छा, तो तुम ये कर लोगे, आई नो कि कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो मुझे बस कमेंट्स में बता देना, ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि कैसे करना है। लेकिन अगर तुमने ऑलरेडी ये सब कर लिया, देख लिया, तो तुम्हें कर लेना चाहिए। नाउ अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कि अगर हमने तो यार एनर्जी निकाल ली किसी भी ऑर्बिट के लिए, हमने उसका डेल्टा ई भी निकाल लिया, ठीक है, वो सब बात समझ गए हम। अब ये बताओ मैम, क्या बताएं कि अगर मान लो कि एक ऑर्बिट है,
तो मुझे ना अब उसका रेडियस जानना है कि उस ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा। मैंने बोला अच्छा इतनी सी बात, बस यही सब जानना है। ले वो आराम से चीज़ है। क्या आर की वैल्यू तुम्हारी होती है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम्स में आंसर मिलेगा। एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज एंगस्ट्रॉम? एंगस्ट्रॉम इज नथिंग बट जैसे कि सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब होता है ना लेंथ को मेजर करने के लिए, वैसे भी एंगस्ट्रॉम एक, वैसे ही एंगस्ट्रॉम एक यूनिट होती है लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम तुम्हारा 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। तो तुम्हारा जो भी रेडियस आएगा उसकी वैल्यू तुम्हारी एंगस्ट्रॉम में आएगी अगर तुम ये फॉर्मूला लगाओगे तो। ठीक है, नाउ व्हाट इज एन? एन इज अगेन योर ऑर्बिट का नंबर, दैट इज योर एटॉमिक नंबर। मान लो मैंने तुमसे बोला कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, उसका तुम निकालो रेडियस, चलो निकालो। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, जेड की वैल्यू क्या? 1, तो आर एन की वैल्यू 0.529 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर्स या 0.529 एंगस्ट्रॉम्स। आसान है। नाउ अगर मैं बोलूँ कि अच्छा मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन मैंने घुमा दिया एक ऑर्बिट में, और मुझे इस इलेक्ट्रॉन की ना वेलोसिटी पता करनी कि कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, कितनी स्पीड से घूम रहा है। केमिस्ट्री में जनरली वेलोसिटी और स्पीड का एक ही मतलब है, फिजिक्स में अलग अलग कर दो इसको, लेकिन केमिस्ट्री में वेलोसिटी और स्पीड एक ही बोला जाता है। ओके चलो, तो अगर मैं बोलूँ कि यार इसको ना, इसका मुझे स्पीड बता दो या वेलोसिटी बता दो, तो कितनी होगी? तो इतनी होगी 2.18 इंटू 10 की पावर 8 इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। अगेन जेड इज योर एटॉमिक नंबर, एन इज योर स्टेट। तो अगर मान लो सेकेंड स्टेट में है तो एन की वैल्यू 2 और जेड मान लो कि मैंने तुम्हें हीलियम पॉजिटिव का दिया तो जेड की वैल्यू भी 2, तो आंसर निकाल लो तुम। अब मैं बोलूँ मुझे टीएन चाहिए। व्हाट इज टीएन? टीएन इज टाइम पीरियड। नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड? एक चक्कर घूमने में ये इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लगा रहा है, वही उसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो मान लो कि मैंने बोला यार कि मुझे तुम ना लिथियम 2 पॉजिटिव का जो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट क्या रहने दो, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में घूम रहे हैं ना, उसका मुझे बता दो। थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी एन की वैल्यू 4, एक्साइटेड स्टेट बोला है मैंने, थर्ड स्टेट नहीं बोला, थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला है, तो एन की वैल्यू 4। मैंने क्या बोला? लिथियम 2 पॉजिटिव यानी जेड की वैल्यू 3। इस फॉर्मूले में रखो, वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला क्या है? 1.5 इंटू 10 की पावर 16 इंटू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। सेकेंड में आंसर आएगा। समझ गए या नहीं? ठीक है, ये वैल्यूज तो मतलब ये वैल्यूज जो है, ये सारे फॉर्मूला तो याद रखो, और साथ में ये भी ध्यान दो कि किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, मीटर पर सेकंड में आ रहा है, एंगस्ट्रॉम्स में आ रहा है, ये सब चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ये जो हम एनर्जी निकाल रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, किसमें आ रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके आगे का मुझे लिखने दो। चलो अब बात करते हैं हम स्पेक्ट्रम की, जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक स्पेक्ट्रम होता क्या है? एक स्पेक्ट्रम कुछ नहीं बल्कि अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ होता है। ठीक है, वेवलेंथ जितनी भी डिफरेंट वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ का अरेंजमेंट, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये वेव्स कैसी वेव्स होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, ओके। अब वेवलेंथ का अगर मान लो किसी को मतलब नहीं पता है तो मैं लिख देती हूँ, जुम 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 जुम। एक वेव कंप्लीट करने में जो इस वेव की डिस्टेंस, जो इस वेव ने डिस्टेंस कवर की है, इसी को वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, एक वेव कंप्लीट करने में जो इस वेव ने डिस्टेंस कवर की है उसी को हम क्या कहते हैं? उसकी वेवलेंथ कहते हैं। तो डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेवलेंथ होती है उसे हम अगर अरेंज करेंगे, कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, कैसे भी, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम अब दो तरीके के होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। पहले इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं यार ये स्पेक्ट्रम बनता कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ हम पता कैसे करते हैं? तो कुछ नहीं, जो इलेक्ट्रॉन्स हमने अभी पढ़ा ना कि एक्साइट होके चले जाते हैं, फिर ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स है ऊपर वाले एनर्जी लेवल्स पे, वो वहां से नीचे आते हैं। तो बस यही होता है कि जब वो नीचे से ऊपर जाते हैं, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएंगे। ठीक है, और अगर मान लो कि अगर वो ऊपर से नीचे आते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे। अगर एनर्जी रिलीज करेंगे तो वो कुछ ना कुछ क्या करेंगे? लाइट्स जो है वो देंगे। ठीक है, लाइट्स निकाल लेंगे। किसके फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं? फोटोन के फॉर्म में। तो हमें कोई ना कोई एक लाइट दिखेगी, कोई ना कोई एक कलर दिखेगा। अगर मान लो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो हमें कोई कलर नहीं दिखेगा, वहां पे हमें डार्क पॉइंट मिल जाएगा, डार्क लाइन मिल जाएगी। तो वैसे ही स्पेक्ट्रम बनता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी नहीं रिलीज करते हैं, जब वो जाते हैं तो एनर्जी अगर रिलीज होती है या एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होती है तो उससे क्या होता है? उस एनर्जी किसके फॉर्म में होती है? फोटोन के फॉर्म में, और फोटोन की वेवलेंथ होती है। तो वही जो वेवलेंथ है उसी का अरेंजमेंट जो है उसे हम क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की और एमिशन स्पेक्ट्रम की। अगर मान लो कि जाने के टाइम एनर्जी एब्जॉर्ब, अगर मान लो कि तुम्हारा जंप कर रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक है, उस टाइम एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो क्या हुआ है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब कब होती थी एनर्जी? जब वो लोअर से हायर जा रहा होता था
तब तो लोअर से हायर जाएगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाएगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है और वो डार्क लाइंस देता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया। एमिशन स्पेक्ट्रम में एनर्जी एमिट होगी इन द फॉर्म्स ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ये जस्ट उल्टा होता है। इसमें हमें कलर्ड लाइंस मिलती है, ऐसे हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। ओके अच्छा, अब बात करते हैं इस चीज़ की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें याद रखना है, क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। कुछ काफ़ी पॉपुलर वेव्स का है नाम यहाँ पे, और इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हमें याद रखना है। मैं इसको याद रखती हूँ 6 UV IMR, 6 एज इन जो 6 वाला 6 होता है ना, 6 UV IMR पता नहीं क्या है, बस मैंने इसे याद रखने के लिए ऐसा बना लिया, 6 UV IMR। तो C से क्या है, कॉस्मिक रेज, और ये Y तुम्हारा बेसिकली मैंने Y एज लाइक गामा को, गामा ऐसे लिखते हैं ना भाई, गामा ऐसे लिखते हैं, तो मैंने इसी को थोड़ा सा चेंज करके Y टाइप में कर दिया है। तो Y इज गामा रेज, X इज एक्स रेज, U इज अल्ट्रा वायलेट रेज, V इज विजिबल रेज, I इज इंफ्रारेड रेज, M इज माइक्रोवेव, I इज इंफ्रारेड, M इज माइक्रोवेव, R इज रेडियो वेव, ठीक है ना। ये विजिबल जो वेव्स होती हैं, जो लाइट्स होती हैं, जो हमें आंखों से दिखती है, समझ रहे हो, जो कि रेनबो में होती है यार, वो वाली, ठीक है, वो विजिबल वाला रीजन है। तो इसका रेंज कितना है, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक। एंगस्ट्रॉम क्या होता है मैंने इसी वीडियो में बताया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, ये पूरा हमें इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर याद रखना है, और इस विजिबल जो रीजन है उसकी रेंज भी याद रखनी है। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो क्या हुआ था कि बोहर साहब ने एक और बहुत अच्छा काम किया था, क्या, कि जितनी भी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है उन्होंने उसका स्पेक्ट्रम जो है स्पेक्ट्रम हमें बता दिया था, इसीलिए तो हम ये पढ़ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था कि हमें सबका स्पेक्ट्रम बता दिया था। अब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का क्या मतलब होता है, यानी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है उसे हम कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। जैसे हाइड्रोजन, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में आता है। हीलियम पॉजिटिव, इसीलिए हम हीलियम पॉजिटिव लिथियम 2 पॉजिटिव ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक लिमिटेशन था बोर्ड साहब का कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना मॉडल जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए बता पाए थे। जिसके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए उनका जो भी लॉ था, जो भी चीज़ें थी, सब फेल हो गई थी, ठीक है। इसीलिए उनको भी फिर इनका भी जो मॉडल था उसे हम हटा दिए थे, उसे कंसिडर नहीं करते हैं। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे कि हीलियम पॉजिटिव है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो प्रोटॉन कितने हुए 2 ना। हीलियम कोई भी एटम क्या है वो स्टेबल होता है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा। तो 2 अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो 2 ही तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। लेकिन हम अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, यानी उस पर हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, तो हीलियम पॉजिटिव के पास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन हम हटा दिए, हीलियम पॉजिटिव बन गया, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो हीलियम पॉजिटिव इज अगेन योर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, लिथियम 2 पॉजिटिव इज अगेन योर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो इन्होंने क्या किया कि उनके स्पेक्ट्रम हमें बता दिए अच्छे से। देखो जैसे कि इसमें क्या हुआ था, अब देखो एक उन्होंने फॉर्मूला दिया था, क्या फॉर्मूला था, कहाँ लिखूँ, कोई जगह ही नहीं बची है, यहाँ लिख देती हूँ। 1/λ इज इक्वल्स टू RZ 1/N1² 1/N2² के बराबर, ठीक है। तो उन्होंने हमें क्या किया कि ये हमें एक फॉर्मूला भी मिला था। ये फॉर्मूला था तुम्हारा वेवलेंथ का। अगर हमें कोई भी वेवलेंथ निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, R इंटू Z, Z इज योर एटॉमिक नंबर, R इज योर रेडबर्ग्स कांस्टेंट, R की वैल्यू होती है 109,677। मैं इसे कैसे याद रखती हूँ पता है, मैं इसे ऐसे याद रखती हूँ कि 3 दोस्त थे, 10, 9 और 6, और वो तीनों हमेशा साथ साथ रहते थे, हमेशा साथ रहे, कभी दूर हो ही नहीं, ठीक है। तो भाई रेडबर्ग्स कांस्टेंट है क्या, 10, 9, 6, 7, 7, 10, 9, 6 ये तीनों हमेशा साथ साथ रहते थे, तो 10, 9, 6, 7, 7 ये तुम्हारा रेडबर्ग्स कांस्टेंट है। तो R की वैल्यू 10, 9, 6, 7, 7, फिर Z तुम्हारा जो भी एटॉमिक नंबर है, N1 तुम्हारा जहाँ जो मैंने बताया था कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो N1, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो N2, ठीक है। तो इससे तुम वैल्यूज रखोगे तो तुम्हारी लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, मिल जाएगी जो भी तुम्हें चाहिए होगी। नाउ क्या होता है, अब उन्होंने पूरी एक अपनी सीरीज बताई थी, मतलब उन्होंने पूरा एक बताया था क्या। अब हमारे पास कुछ थी तो 5 सीरीज है, कौन सी, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पिफन, जो भी बोलते हैं। मैं उसे पिफन याद रखती हूँ ताकि मतलब मेरी जो लिखने वाली चीज़ है वो गलत ना हो। ये क्या था, मैं थोड़ा इरेज करूँ, चलो थोड़ा सा इरेज करते हैं। अच्छा एक और चीज़ क्या, कि ये जो हम बात कर रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की, ये कैसी, इनका जो स्पेक्ट्रा था ये कैसा स्पेक्ट्रा था, एमिशन स्पेक्ट्रा था, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, लाइन स्पेक्ट्रा भी कहेंगे, और वो डिसकंटिन्यूअस भी था, है ना। जितनी भी एमिशन स्पेक्ट्रा में बात थी वो सारी की सारी तुम्हारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, लिथियम स्पेक्ट्रा, लिथियम 2 पॉजिटिव स्पेक्ट्रा, और
हीलियम पॉजिटिव स्पेक्ट्रा के लिए काम आती है, अब एप्लीकेबल है उस पर। नाउ अगर मान लो कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट पे हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इन्फिनिटी तक ऑर्बिट्स होते हैं एक एटम में। अच्छा, अगर मान लो कि कोई भी ऑर्बिट से वो फर्स्ट वाले ऑर्बिट पे आ रहा है, कोई भी ऑर्बिट से वो फर्स्ट वाले ऑर्बिट पे आ रहा है, तो वो डिफरेंट लैम्डा के साथ आएगा, डिफरेंट वेवलेंथ के साथ आएगा, है ना। उसकी डिफरेंट वेवलेंथ होगी, डिफरेंट वेवलेंथ होगी कि नहीं होगी भाई, होगी, ठीक है। डिफरेंट वेवलेंथ का वो जो है मतलब फोटोन रिलीज करेगा, है ना। तो डिफरेंट वेवलेंथ होगी। तो ये जितनी भी तुम्हारी वेवलेंथ का पूरा सीरीज है उसे हम कहते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। हमारे पास टोटल कितनी सीरीज है, 5 है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट एंड फिन, जो मैं बोलती हूँ which is actually fun but okay. Now अगर कहीं से भी तुम्हारा जो है इलेक्ट्रॉन आ रहा है फर्स्ट वाले ऑर्बिट पे, तो वो जो सेट ऑफ फोटॉन्स निकालेगा, जो भी फोटॉन निकालेगा, उनका जो भी वेवलेंथ होगा, उस पूरी वेवलेंथ की सीरीज को हम क्या कहते हैं, लाइमन। लाइमन में क्या हो रहा है कि पहले वाले ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लाइमन इज नथिंग बट तुम्हारी वेवलेंथ की सीरीज, उन वेवलेंथ की सीरीज जिनके फोटॉन किसी भी स्टेट से फर्स्ट स्टेट पे आ रहे हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ किसी भी स्टेट से फर्स्ट स्टेट पे आ रहे हैं, ओके। और मैंने यहाँ पे तुम लोग को एक फॉर्मूला और दिया था, वो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ जरा सा, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो लाइमन के लिए सोचो, जहां से आ रहे हैं n1, जहां पे आ रहे हैं n2, कहां पे आ रहे हैं 1 पे आ रहे हैं, तो ये n2 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई, n2 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, है ना भाई। n2 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई, तो यहाँ पे n2 की वैल्यू 1, n1 की वैल्यू वो डिपेंड करेगी 2 3 4 5 6 कहीं से भी आ सकती है। अच्छा, बामर पे बात करते हैं। बामर इज अगेन समथिंग की एक वेवलेंथ है, मतलब वेवलेंथ का पूरा सीरीज है, ठीक है। कौन सी वेवलेंथ, जिनके फोटोन कहीं से भी सेकंड पे आ रहे हैं, सेकंड पे आ रहे हैं, तो क्या हुआ, बामर। यानी n2 की वैल्यू अगर 1 है तो लाइमन, n2 की वैल्यू अगर 2 है तो बामर, n2 की वैल्यू अगर 3 है तो पास्टन, n2 की वैल्यू अगर 4 है तो ब्रैकेट, n2 की वैल्यू अगर 5 है तो फैन, यहाँ पे फैन जो बोलना है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ कि डिफरेंट कलर से, यहाँ पे n2 की वैल्यू है 1, n2 की वैल्यू है 2, n2 की वैल्यू है 3, n2 की वैल्यू है 4 और यहाँ n2 की वैल्यू है 5, ठीक है। तो यही तुम्हारी लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट और पिफिन सीरीज थी। इसमें सिंपल कुछ नहीं हो रहा है, बस यही हो रहा है। ये तुम्हारे रेड से मैंने लाइमन शो किया है कि कहीं से भी तुम्हारे क्या हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से या हायर स्टेट से 1 पे आ रहे हैं, ठीक है। कहीं से भी वो कहाँ आ रहे हैं, 1 पे आ रहे हैं। अच्छा, ऊपर वाले हायर स्टेट से कहीं से भी, ये मतलब नहीं कि नीचे से ऊपर चल जाएंगे, नहीं, हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे आ रहे हैं। ऐसे इसमें क्या हो रहा है कि तुम्हारा सब के सब 2 पे आ रहे हैं, ठीक है, सब के सब 2 पे आ रहे हैं। और सिमिलरली ऐसे ही तुम इसके लिए कर लो, तो सिंपल यही है। तो इसके जो भी वेवलेंथ है, वेवलेंथ का मैंने बता दिया कि वेवलेंथ की ये पूरी सीरीज है जो भी, और वेवलेंथ तुम कैसे निकालोगे, इससे निकालोगे, बस इतना ही था। और अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। अब हम बात करते हैं बोर्स मॉडल की लिमिटेशन के बारे में, क्योंकि एंड में इनको भी क्या किया गया, इनके भी मॉडल को मतलब रिजेक्ट कर दिया गया कि आपका भी गलत है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पीशीज है उसका मॉडल दिए थे। अब दुनिया में कोई सारी चीज़ एक इलेक्ट्रॉन से बनी है क्या? नहीं ना, खाली हाइड्रोजन है जो कि एज एन एटम एक इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। लेकिन बाकी सब तो नहीं है, हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप्स। बाकी सब में तुम उससे पॉजिटिव चार्ज करोगे, मान लो हीलियम पॉजिटिव हो गया, लिथियम 2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है समझ गए। मान लो नाइट्रोजन की बात करो, ऑक्सीजन की बात करो, उन सब के लिए तो यार इनका मॉडल एप्लीकेबल है ही नहीं, उस पर सूट ही नहीं करेगा, तो इसलिए इनका जो मॉडल है उसे रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं एक ही इलेक्ट्रॉन का सब कुछ थोड़ी ना बनता है ना। फिर उन्होंने बोला क्या, उन्होंने मतलब ये जो हमें मॉडल दिया ये पूरा 2 डायमेंशन में है, 3D, जब हम 3D में रह रहे हैं ना भाई, लेकिन उन्होंने तो 2D मॉडल दिया है, तो ये भी उनका एक लिमिटेशन था। फिर बात करते हैं कि उन्होंने वो जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए 2 इफेक्ट को, एक जीमन इफेक्ट और दूसरा स्टार्क इफेक्ट। स्टार इफेक्ट वही टोनी स्टार्क वाला नहीं चीची गंदी बात। जीमन इफेक्ट और स्टार्क, जीमन इफेक्ट ये था कि जो स्पेक्ट्रा है तुम्हारा, इन्होंने जो स्पेक्ट्रा हमें दिया था, स्पेक्ट्रम प्रोवाइड किया था,
वो तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट, जो मैग्नेटिक फील्ड हम उसमें पास करा रहे थे, तो वो कुछ हमें रिजल्ट्स दे रहा था, ठीक है, उसमें वो हमें कुछ रिजल्ट्स दे रहा था। उन रिजल्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो मतलब क्या कर रहा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड में वो अपना कुछ मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें शो कर रहा था, तो वो ये चीज़ जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ऐसे ही स्टार्क इफेक्ट में क्या था कि जब हम उनका जो स्पेक्ट्रा था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा था, उसमें जब हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड मतलब पास करा रहे थे, तब अगेन वो कुछ हमें रिजल्ट शो कर रहा था जिसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो भाई तब तो ये गलत बात हो गई। आपका जो मॉडल है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता है, तो फिर कैसी बात, ये तो एग्जिस्ट करते ही इफेक्ट। लेकिन तब भी अब दिखाने रहे, मतलब इफेक्ट क्या था बेसिकली, वो कुछ ना कुछ हमें डाइवर्जन दिखा रहे थे, डेविएशन दिखा रहे थे, ये सब। फिर दूसरा जो पॉइंट है, विच इज लाइक फोर्थ पॉइंट जो कि मैं समझा रही हूँ, बट मैंने लिखा दूसरे पॉइंट में क्या, कि ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे थे। व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? इट इज़ दैट कि इन्होंने ये बोला था अपने इस प्रिंसिपल में, हाइजेनबर्ग साहब ने ये बोला था कि आप एक ही टाइम पे किसी पार्टिकल का पोजीशन और उसका मोमेंटम नहीं डिफाइन कर सकते। मोमेंट ये होता है मोमेंटम, P इज इक्वल्स टू mv। उन्होंने ये बोला कि आप एक ही टाइम में एक पार्टिकल का मोमेंटम और साथ ही में, यानी इसका एक तरह से समझो उसकी वेलोसिटी और साथ ही में उसकी पोजीशन आप एक टाइम पे एक ही जगह पे डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने तो उसकी पोजीशन भी बताई है अपने मॉडल में, और वेलोसिटी वाला भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, राइट, तो उन्होंने वेलोसिटी भी बता दी है उस पॉइंट पे। तो भाई ये तो मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है इनका मॉडल, इनके फॉर्मूलाज, तो ये गलत हो गया, नहीं माना जाएगा। तो यही सब थे भाई, यही 4 थे इनके मेन लिमिटेशंस बस। और इसी के साथ हमारा बोर्ड्स मॉडल होता है ख़त्म। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आए हो, एंड आई एम सो सॉरी कि मेरा माइक स्टार्टिंग में नहीं काम कर रहा था, बट कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।